रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया। चंद सालों पहले उसने क्राइमिया के रीजन को भी ऑक्यूपाई किया था। रशिया यूक्रेन के पीछे क्यों पड़ा है? क्या यूक्रेन रशिया की एक ऐसी नस है जिसको वो पकड़ना चाहता है? खैर, रशिया के यूक्रेन के व्यवहार को समझने से पहले आपको रशिया की आइडेंटिटी को समझना जरूरी है। रशिया के नेशनल थॉट प्रोसेस को समझना जरूरी है। और अगर आपने ये समझा तो आप समझेंगे कि आज रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है उसके लिए रशिया के लोग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का साथ क्यों देते हैं, इवन दो यूक्रेन के इस युद्ध के कारण रशिया के ऊपर हार्डशिप्स हैं। दोस्तों, रशिया के यूक्रेन के व्यवहार को समझने के लिए हमें जानना है पुतिन की इंस्पिरेशन क्या है। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की रिसर्च कहती है कि पुतिन आज की डेट में जो भी यूक्रेन के ऊपर कर रहे हैं उनका यूक्रेन का व्यवहार ड्रिवन है दो आदमियों के बड़े महत्वपूर्ण थॉट से। इसमें सबसे पहला आदमी जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन फिगर है उसका नाम है आइवन इलिन, और दूसरा आदमी है लेव गुमिलेव। दोस्तों, आइवन इलिन और लेव गुमिलेव के नाम आपने शायद आज तक पहले कभी सुने नहीं होंगे, क्योंकि ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला है कि यूक्रेन के ऊपर जो चल रहा है और यूक्रेन में जो हो रहा है वो आइवन इलिन और लेव गुमिलेव की ही वजह से हो रहा है और इन्हीं के थॉट्स की वजह से हो रहा है। खैर, आइवन इलिन ने ऐसा क्या बोला? तो दोस्तों, आइवन इलिन का जन्म 1882 में हुआ और उस समय जब आइवन इलिन पैदा हुए तो आइवन इलिन ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे फोकस किया। आइवन इलिन ने एक पॉलिटिकल थॉट दिया और इस पॉलिटिकल थॉट में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये बोली कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो सारे एकजुट होकर एक राष्ट्र को, एक नेशन को बनाते हैं। रशिया एक ऐसा नेशन है, आइवन इलिन ने बोला, कि जिसमें इंडिविजुअलिटी मैटर नहीं करती नेशन के सामने। आइवन इलिन का मानना यह था कि रशिया एक ऐसा नेशन है जिसमें इंडिविजुअलिटी उसका एक पार्ट है। देखिए, यही फर्क है सोच में अमेरिका की और आज की डेट में रशिया की। अमेरिका हमेशा से ये मानता रहा है कि स्टेट जो है वो एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीडम और प्राइवेसी मिलनी चाहिए इंडिविजुअल को। और इंडिविजुअलिटी जो है अमेरिका की पूरी थिंकिंग का एक हार्ट है। लेकिन अगर आप रशिया को देखें तो रशिया के केस में इट इज नॉट द सिनेरियो लाइक दैट ऑफ यूएस। रशिया आज की डेट में ये बात बोलता है, आइवन इलिन की राइटिंग ये बोलती है जिसमें रशिया मानता है कि इंडिविजुअल स्टेट का एक पार्ट है और स्टेट और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आइवन इलिन बोलते हैं वो ये कहते हैं कि रशिया जो मदर रशिया है उसको दो चीजें इंश्योर करनी है। पहला, कि इस पूरे स्टेट में इंडिविजुअल्स स्टेट को हर हाल में बचाने के लिए कार्य करें। तो आइवन इलिन ये बात बोलते हैं कि रशिया को बचाने का कार्य करना रशिया के इंडिविजुअल्स यानी कि रशिया के नागरिकों का एक उद्देश्य, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर रशिया मदरलैंड के ऊपर कोई भी आंच आती है तो उसमें इंडिविजुअल अगर अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस भी करे तो वो सैक्रिफाइस राष्ट्र हित में माना जाएगा। और दूसरी बात जो आइवन इलिन बोलते हैं वो ये है कि हमें रशिया को, जो मदर रशिया जिसको हम देखते हैं, वो एक बहुत बड़ी टेरिटरी है और इस बड़ी टेरिटरी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो है यूक्रेन। और आइवन इलिन की राइटिंग को अगर आप पढ़ते हैं तो आइवन इलिन ये बात मानते हैं कि भाई यूक्रेन कभी भी ना इंडिपेंडेंट था, ना इंडिपेंडेंट है, ना इंडिपेंडेंट होगा। और आइवन इलिन ये बात तक बोलते हैं अपनी राइटिंग्स में कि यूक्रेन के ऊपर कंट्रोल पाना रशिया के राष्ट्र हित में है। और आज की डेट में यदि किसी भी ताकत ने यूक्रेन के कब्जे को रशिया के कंट्रोल में आने से रोका तो उस ताकत का नाश करना रशिया के राष्ट्र हित में है। अब आप समझ रहे होंगे कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया जो कि पिछले साल चालू हुआ, इस युद्ध के बावजूद भी व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी बिल्कुल रशिया में घटी नहीं बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि रशियंस की साइकी आइवन इलिन की साइकी है। खैर, अगर आइवन इलिन ने सिर्फ इतनी ही बात करी थी कि एक इंडिपेंडेंट यूक्रेन तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट यूक्रेन का मतलब ही ये है कि भाई रशिया मदरलैंड वीक होगा, तो इसी थॉट को आगे बढ़ाने के लिए एक 1912 में जन्म लिया एक स्ट्रेटेजिक थिंकर कम एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसका नाम था लेव गुमिलेव। खैर, लेव गुमिलेव जो थे ये स्टेलिन के समय पे रशिया में रहते थे और
ये बेसिकली पुत्र थे एना अखमतोवा के, जो कि एक बहुत ही फेमस रशियन पोएट भी थी। साथ ही में दोस्तों, एना अखमतोवा जो हैं वो ऐसी पोएट्री करती थी कि जिनकी पोएट्री बेसिकली सेंसर कर दी जाती थी बिकॉज ऑफ इट बीइंग वेरी रेडिकल। तो उस समय एक अंडरग्राउंड लिटरेचर पब्लिश करने का एक माध्यम था, एक अंडरग्राउंड पब्लिश लिटरेचर को पब्लिश करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया था स्टालिन के दौरान, और उसका नाम था समिज़दात। और इस समिज़दात में एना अखमतोवा की आज की डेट में भी पोएट्री बहुत सारी सेंसर्ड लिटरेचर के नाम पर पाई जाती है। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लेव गुमिलेव हैं वो एक हिस्टोरियन, स्ट्रेटेजिक थिंकर कम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने दो बड़े महत्वपूर्ण आइडियाज रशिया के बारे में दिए, जो कि आज की डेट में रशिया के यूक्रेन का व्यवहार हमें समझाते हैं। पहला उन्होंने जो आइडिया दिया वो दिया कि रशियंस बेसिकली बिलीव करते हैं एक आइडिया में जिसका नाम है पैशनोर्नोस्ट। पैशनोर्नोस्ट का मतलब, ये एक रशियन शब्द है, पैशनोर्नोस्ट। पैशनोर्नोस्ट और दूसरा शब्द जो उन्होंने दिया वो था सुपर एथनोस। पैशनोर्नोस्ट और सुपर एथनोस को अगर हम एकजुट करके पढ़ें तो लेव गुमिलेव दो चीजें कहते हैं। वो सबसे पहले ये कहते हैं कि पैशनोर्नोस्ट और साथ में एक सुपर एथनोस मीन ये करते हैं कि भाई रशियंस जो हैं उनकी एक डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, और ये डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी ऐसी है कि रशियंस जो हैं वो ना तो किसी भी प्रकार से यूरोपियंस हैं और ना ही वो किसी भी प्रकार के एशियंस हैं। रशियंस की अगर आइडेंटिटी है तो वो आइडेंटिटी यूरेशियन आइडेंटिटी है। तो लेव गुमिलोव एक सबसे पहले महत्वपूर्ण एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर लाइट शेड करी कि रशिया की एक्चुअल में आइडेंटिटी क्या है। इसी रीजन से आप देखिए कि आज की डेट में भी रशियंस अपने आप को एशियंस तो कह ही नहीं सकते, लेकिन वो अपने आप को यूरोपियंस भी नहीं मानते और वो अपने आप को यूरेशियंस मानते हैं। और यूरेशिया का सबसे महत्वपूर्ण अगर देश कोई है तो वो यूक्रेन है, और यूक्रेन पे कब्जा और कंट्रोल अब आप समझ रहे होंगे कि पुतिन किस प्रकार से और क्यों करना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली सुपर इथनॉस के केस में कि भाई रशियंस जो हैं उनके अंदर गुण मिले हुए हैं स्लेविक लोगों के और नोमैडिक लोगों के। तो स्लेविक और नोमैडिक लोगों का जो मिश्रण रशियन आइडेंटिटी में हुआ है, इस स्लेविक और बेसिकली नोमैडिक मिश्रण की वजह से जो रशियन लोग हैं वो बहुत ही रफ एंड टफ लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनमें एक पैशन है सफरिंग लेने का, झेलने का, क्योंकि ये लोग हमेशा से सफरिंग को झेलते आए हैं। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। रशियन आइडेंटिटी, रशियन साइकी आज की डेट में भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वो इसी कॉन्स्ट्रक्ट पे बेस्ड है कि रशियन लोग सफरिंग झेलेंगे, और ये सफरिंग झेलने के लिए वो तैयार रहेंगे अगर सफरिंग उनको राष्ट्र हित में झेलनी हो। इसी रीजन से मैंने आपको बोला कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया तो उस युद्ध के बावजूद जब इंटरनेशनल लेवल पे भी कई कंट्रीज ने रशिया का कंडेम किया कि आपने जो ये किया यूक्रेन पे हमला करके गलत है, और अमेरिका ने तो सैंक्शन लगा के रशिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैशन फॉर सफरिंग है जो कि लेव गुमिलेव ने बात करी कि रशिया के लोगों के अंदर एक मेंटेलिटी है, एक माइंडसेट है, एक साइकी है कि वो डरते नहीं, और वो आज की डेट में भी इस पूरे सैंक्शन के रेजिम को एक अग्रेसिव नजरिए से झेलना चाहते हैं। खैर, लेव गुमिलेव ने इसके साथ साथ और बड़ी महत्वपूर्ण बातें करी जो रशिया के यूक्रेन के बिहेवियर को समझाती हैं। लेव गुमिलेव ने ये सबसे बड़ी बात बोली कि पोस्ट सोवियत स्टेट्स जो थे, यानी कि जो सोवियत संघ के टूटने के बाद, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कर गया, तो उन स्टेट्स को इंटीग्रेट करना और उसमें यूक्रेन को इंटीग्रेट करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाना रशिया का एक नेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो लेव गुमिलेव की राइटिंग में जब ये बात बोली गई कि रशिया का एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है कि री यूनिफिकेशन करने के दौरान यूक्रेन को सेंट्रलिटी में रखना, तो अब आप फिर से समझ सकते हैं कि यूक्रेन इतना महत्वपूर्ण रशिया के लिए क्यों है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि यूक्रेन और जितने भी पोस्ट सोवियत स्टेट्स, यानी कि सोवियत संघ टूटने के बाद वो सारे राष्ट्र जो इंडिपेंडेंट हो गए, उनको एकजुट करना आज की डेट में रशिया का सर्वाइवल उस पर निर्भर करेगा। तो आप देखिए कि लेव गुमिलेव की राइटिंग इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि लेव गुमिलेव ये बात बोलते हैं कि अगर रशिया पोस्ट सोवियत स्टेट्स को, यानी कि वो सारे संघ स्टेट्स को जो टूट चुके हैं,
आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन एक समय पर वो सोवियत संघ का पार्ट थे। अगर रशिया ने उन सारे स्टेट्स को एकजुट नहीं किया तो रशिया के खुद का सर्वाइवल इसकी वजह से इफेक्ट होगा। इसी रीजन से आप देखिए कि रशिया आज की डेट में जब मदरलैंड रशिया की बात करता है तो वो एक अखंड रशिया, एक बड़े रशिया की बात करता है, और इस रशिया में वो वही इंपीरियल रशिया की बात करता है जो सोवियत संघ के दौरान था, और सोवियत संघ से पहले इंपीरियल रशिया जो जार्स के दौरान हुआ करता था वो था। इसी रीजन से आप देखिए कि लेव गुमिलेव की राइटिंग का प्रभाव पुतिन पे इतना गहरा पड़ा है कि इस गहरे प्रभाव के कारण पुतिन खुद आज की डेट में हर बार जब भी वो पब्लिक को एड्रेस करते हैं, अपने देश की जनता को एड्रेस करते हैं, तो वो एक बड़ा फेमस डायलॉग अपनी जनता को बोलते हैं, और ये जनता उस डायलॉग से बहुत लगाव भी करती है। वो कहते हैं कि कीप मूविंग फॉरवर्ड इवन इफ यू हैव टू स्टेप ऑन कॉप्सेस, यानी कि आप आगे बढ़ते रहिए, आप आगे चलते रहिए, अगर आपको लाशों के ऊपर भी चलना पड़े, लेकिन आपको चलते रहना होगा, और तब तक चलना होगा जब तक आप मदरलैंड रशिया को रीयूनाइट करके, रिक्रिएट करके उसको वापस अखंड रशिया वैसा का वैसा नहीं बनाते जैसा इंपीरियल रशिया, जैसा सोवियत संघ के दौरान एक रशिया हुआ करता था। खैर, इसी रीजन से पुतिन आज की डेट में रशिया में अपने लोगों के व्यवहार को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि वो बार बार ये कहते हैं कि रशिया को मजबूत होना और मजबूत नेता होना रशिया में दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि यदि रशिया मजबूत ना हुआ और रशिया में मजबूत नेता ना हुआ तो इन दोनों के कारण रशिया की जो कमजोरी है इसका फायदा उठाते हुए रशिया आक्रमण के ऊपर आ जाएगा, और रशिया के ऊपर आक्रमण करने वाले और कोई नहीं बल्कि ये वेस्टर्न कंट्रीज ही होंगी। और इसी रीजन से हमें यूक्रेन को लेके और सारे के सारे पोस्ट सोवियत स्टेट्स को लेके यूक्रेन की सेंट्रलिटी में बांधते हुए इनको दोबारा से एकजुट करना है। इसी रीजन से आप देखिए दोस्तों कि आज रशिया ये बात बार बार बोलता है कि चाहे वो लाटविया हो, लिथुआनिया हो, एस्टोनिया हो, बेलारूस हो, मोल्डोवा हो, यूक्रेन हो, रशिया कभी भी इन देशों को इंडिपेंडेंट देश मानता ही नहीं है। उसके हिसाब से लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारे के सारे देश जो हैं ना तो कभी इंडिपेंडेंट थे, ना ही कभी इंडिपेंडेंट होंगे, और ये सारे देश वही हैं जहां पर अमेरिका आज की डेट में डेमोक्रेसी का प्रचार कर रहा है, और इस डेमोक्रेसी के प्रचार के कारण वो इनको नाटो की मेंबरशिप्स भी दे रहा है। और इसी गेम को काउंटर करने के लिए रशिया आज की डेट में जो ऑपरेशंस यूक्रेन में कर रहा है, वो यूक्रेन के ऑपरेशंस सिर्फ इस चीज से ड्रिवन नहीं है कि रशिया को यूक्रेन ऑक्यूपाई करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेके कि रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है वो लेव गुमिलेव, आइवन इलिन की राइटिंग्स से इंस्पायर होके कर रहा है, और इन दोनों की राइटिंग्स एक ही बात बड़ी महत्वपूर्ण बोलती हैं कि हमें हर हालात में सारी की सारी वो टेरिटरीज को जोड़ना है जिसमें यूक्रेन एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, यूक्रेन एक सेंट्रल टेरिटरी रहेगा। तो यूक्रेन पे सबसे पहले कंट्रोल पाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि यूक्रेन पे कंट्रोल पाया तो उसके बाद चाहे लाटविया हो, लिथुआनिया हो, इस्टोनिया हो, या उसके बाद आपका मोल्डोवा हो, बेलारूस हो, इन सब के ऊपर कंट्रोल पाना और सरल हो जाएगा। तो यूक्रेन एक सेंट्रल पॉइंट है जो रशिया की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में आज की डेट में कंट्रोल है। रशिया को अब ये बात समझ आ चुकी है, लेव गुमिलेव की राइटिंग के अगर बात ने ये चीज को समझी होगी तो रशिया को ये समझ आ चुकी है कि ठीक है, अमेरिका यूक्रेन की मदद जितनी मर्जी करे, अमेरिका अगर यूक्रेन में यूक्रेन की लड़ाई को प्रोलॉन्ग करना चाहता है तो अमेरिका इस बात में बेवकूफ है। अमेरिका से बड़ा मूर्ख देश इस पूरे विश्व में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका को ये लगता है कि अगर हमने रशिया के साथ यूक्रेन में लड़ाई को प्रोलॉन्ग कर दिया, जो कि पिछले 1.5 साल से चल रही है, और इसको अगले 1.5 साल, 2 साल, 3 साल और चला दिया तो रशिया कमजोर हो जाएगा। वो लेव गुमिलेव की राइटिंग को अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि लेव गुमिलेव ने रशिया की साइकी जो है वो बनाई है, और रशिया की साइकी में ये बात तय है कि रशियन आज की डेट में सफरिंग झेलने के लिए रेडी हैं, और ये सफरिंग वो हिस्टोरिकली झेलते आए हैं। उनको ये चीज अभी भी समझ नहीं आ रही अमेरिका को कि जितना आप रशिया को सफरिंग करवाएंगे और जितना आप रशिया के ऊपर सफरिंग इंपोज करेंगे, रशिया उतना ही मजबूत होकर और उभरेगा, और उतना ही मजबूत तरीके से वो लड़ता रहेगा, क्योंकि उसके मन में सफरिंग मैटर नहीं करती है, उसके मन में गोल मैटर करता है। वो गोल ड्रिवन कंट्री है। उसको ये मालूम है कि मुझे यूक्रेन पे कंट्रोल पाना है चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि यूक्रेन की सेंट्रलिटी अगर हो गई तो उसके बाद लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, ये सारे के सारे कंट्रोल में मेरे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे।
इसी रीजन से आप देखिए कि पुतिन जहां पर एक जगह पर मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में लड़ रहे हैं, दूसरी जगह पर उन्होंने डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज भी अपनाई हैं ताकि इन डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज से वो वापस यूरेशिया पे अपना कंट्रोल बना पाए। आप लोगों ने सबने एक संस्था बड़ी महत्वपूर्ण सुनी होगी जिसका नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक ऐसा संगठन है जो रशिया का खुद का क्रिएटेड संगठन है। आज की डेट में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ को एकजुट करके देखा जाता है। खैर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो चाइना का अपना पेट प्रोजेक्ट है, लेकिन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन रशिया की एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है जिसमें पूरे विश्व के सामने वो एक धूल झोंक के ये बोलना चाह रहा है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में हम यूरेशिया के देशों में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के पीछे का जो कारण है वो कारण और कोई नहीं बल्कि रशिया का इन टेरिटरीज पे इवेंचुअल कंट्रोल बनाना है। तो रशिया आज की डेट में इन सारी टेरिटरीज को एकजुट कर रहा है ये कह के कि इकोनॉमिकली साथ आ जाओ, लेकिन रशिया को मालूम है कि जिस दिन इकोनॉमिकली ये साथ आ गई और ऐसी सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि ये सारी कंट्रीज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की अगर रशिया पे निर्भर हो गई तो ये वैसा ही सोवियत संघ वाला सिनेरियो होगा। और एक बार सोवियत संघ का सिनेरियो क्रिएट हुआ उसके बाद इंपीरियल रशिया जैसा कंट्रोल बनाना मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों ये चीज दिमाग में क्लियर रखिएगा कि पहली बात कि जब हम व्लादिमीर पुतिन की बात करते हैं तो पुतिन कोई कम्युनिस्ट नहीं, उनको आज की डेट में इंटरनेशनल रिलेशन में एक स्टेटिस्ट बोला जाता है। स्टेटिस्ट वो होते हैं, लीडर्स या वो लोग होते हैं जो आज की डेट में अपने स्टेट को एक्सपैंड करना चाहते हैं, स्टेट की वो बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहते हैं उस तरीके की जो हिस्टोरिकली उस कंट्री की टेरिटरी की आइडेंटिटी को एक बार डिफाइन करता था। दूसरी बात ये मत भूलिएगा कि जितनी मर्जी लड़ाई यूक्रेन में हो जाए, अमेरिका जितना मर्जी नैरेटिव चला ले कि रशिया यूक्रेन में कमजोर हो रहा है, रशिया यूक्रेन में हार रहा है, वो ये चीज को लेव गुमिलेव की राइटिंग के बाद अभी तक नहीं समझ पाया कि भाई रशिया के साथ अगर आप एक प्रोलॉन्ग्ड गेम यूक्रेन में खेलेंगे उतना ही प्रोलॉन्ग्ड गेम अमेरिका पे उल्टा पड़ेगा। क्योंकि रशिया सफरिंग लेने के लिए तैयार है, लेकिन क्या अमेरिका अगले 4 साल 3 साल यूक्रेन की लड़ाई को सपोर्ट करके फाइनेंशियली स्पॉन्सर करने के लिए तैयार होगा? क्या अमेरिका के पास आज की डेट में खुद इतना पैसा है जहां पर वो एक जगह चाइनीज को काउंटर करने में लगा हुआ है, जहां पर दूसरी जगह वो यूरोप में फ्रांस का मनमुटाव को टैकल करने में लगा हुआ है, जहां पे तीसरी जगह वो इंडियन ओशन में शक्ति प्रदर्शन करने में लगा हुआ है कि आज की डेट में उसके सारे रिसोर्सेज को इन जगहों को छोड़कर वो यूक्रेन में रशिया के साथ एक ऐसा खेल खेल पाए? तो दोस्तों जियोपॉलिटिक्स को समझिए, जितनी ज्यादा यूक्रेन की लड़ाई लंबी चलेगी उसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो यूक्रेन का नहीं, वो रशिया का नहीं बल्कि वो अमेरिका का होगा, क्योंकि उसके रिसोर्स ड्रेन होंगे। लेकिन ये चीज मत भूलिएगा कि रशियन लोगों की साइकी और उनकी आइडेंटिटी ऐसी है कि वो सफरिंग करने के लिए रेडी हैं, वो हमेशा से सफर करते आए हैं और उन्होंने इस सफरिंग को अपना एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट पर्सनैलिटी का बना के इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि मदरलैंड रशिया के फेवर में, एक अखंड रशिया को बनाने के फेवर में जितनी मर्जी लंबी लड़ाई चले, राष्ट्र हित में अगर ये लड़ाई है तो राष्ट्र हित में हम इसको झेलेंगे, फेस करेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद।